on अर्पिता शर्मा क्लासेस। आज के इस लेक्चर में हम समझेंगे दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेशन और उससे रिलेटेड टर्म्स को भी। But before starting this lecture, here's a small announcement for all of you that Unacademy brings freedom offer on UPSC plus combo. Now take one subscription and get access to UPSC prelims plus mains plus optional batches with test series of each of them, as well as printed notes, books and doubt clearing sessions, all at heavily discounted prices. This freedom offer ends on 18th August 2021 and new batches are starting from 18th of August as well. Unacademy is providing flat rupees 27,500 off on 1 year subscription of combo batches, GS plus optional, and also rupees 52,000 off on 3 years pack. You can also get additional 10% discount with the coupon code ARPITA10 ARPITA10. Once subscribed, you can access the batches till you give your mains attempt of the year you have subscribed for. So get your subscription today. The links are given in the description box. Apply the code ARPITA10 to get 10% discount. देखिए, आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन की, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की एंड ऑल्सो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की, जो कि दिल्ली सल्तनत में होती थी, और उससे रिलेटेड टर्म्स जो कि काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। अगर हम बात करें दिल्ली सल्तनत में जिस तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन था, आपको इसमें एक प्रोमिनेंट फीचर याद रखना है दैट इट वाज बेस्ड ऑन द लॉज ऑफ शरीयत, यानी कि जो इस्लामिक कानून है और जो कायदा है उसके बेसिस पर ही एडमिनिस्ट्रेशन को पूर्ण रूप से चलाया जाता था, कम्प्लीटली उस पर डिपेंडेंट था। कोई भी डिवीजन ऑफ पावर एज सच जो आप पोस्ट मॉडर्न डेमोक्रेसी में देखते हैं, जहाँ जुडिशरी, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव अलग अलग है, डिवीजन ऑफ पावर है, ऐसा नहीं था। मिलिट्री अलग है, रेवेन्यू कलेक्शन अलग होता है, ऐसा नहीं था। शरीयत के बेसिस पर, इस्लाम के बेसिस पर सारा का सारा जो लॉ था वो काम करता था। एंड ऑल्सो द सुल्तान्स एंड द नोबल्स की जो प्राइमरी ड्यूटी थी वो यही थी कि शरीयत का जो पूर्ण रूप से फॉलो अप लिया जा सके और इस्लामिक लॉज पर ही जितने भी मैटर ऑफ स्टेट है और जो स्टेट क्राफ्ट है, जो राजतंत्र है, वो इसी पर काम करे, इससे डिविएट ना हो। इसलिए आप हैवी इन्फ्लुएंस देखेंगे इस्लाम का, आप हैवी इन्फ्लुएंस देखेंगे कुरान का, even in the statecraft policy. Also, this period rightfully stated that the administration of the Delhi Sultanate was largely influenced by their religion, that is Islam. Now, the most important feature is, in order to understand the central administration of the Delhi Sultanate, is to understand the structure. देखिए, कहीं भी कोई भी अगर स्टेट बनती है, स्टेट क्राफ्ट बनता है, तो उसमें पावर स्ट्रक्चर को समझने के लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो टॉप पर है वो कौन है और जो फर्दर हियरार्की है वो किस तरीके से डिवाइडेड है। एज फार एज द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत इज कंसर्न, ये हियरार्की आपको याद रखनी है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें जो क्वेश्चन सबसे कई बार पूछा जाता है वो है सुल्तान और वज़ीर आज़म के बीच में डिफरेंस। देखिए, वज़ीर आज़म वॉज बेसिकली वज़ीर के नाम से जिसको जाना जाता है, ही वॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम फाइनेंस और प्राइम मिनिस्टर। फाइनेंस की भी शक्तियाँ थी बिकॉज पावर डिवीजन इतना खास तरीके से डिवाइडेड नहीं था, पावर डिवीजन था नहीं, बट प्राइम मिनिस्टर जो हैं उनको ही बोला जाता है वज़ीर। इसलिए आप देखेंगे कि कई बार पॉलिटिकल डिबेट्स में भी वज़ीर आज़म के नाम से संबोधित करा जाता है प्रधानमंत्री मोदी जी को भी। बट सुल्तान वॉज द हेड ऑफ द स्टेट। हेड ऑफ द स्टेट यानी कि किंग ऑफ किंग्स, यानी कि अगर मान लीजिए यहाँ पर बहुत बड़ी हियरार्की है दिल्ली सल्तनत में, तो जो किंग है, जो टॉप पर हैं, जो हेड ऑफ द स्टेट है, उनको सुल्तान के नाम से एड्रेस किया जाएगा। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान, ना कि दिल्ली सल्तनत के वज़ीर। वज़ीर का मतलब प्राइम मिनिस्टर हो जाएगा। सो वज़ीर और सुल्तान में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, तो आपको इसका पता होना चाहिए। वज़ीर स्टैंड्स फॉर प्राइम मिनिस्टर एंड सुल्तान फॉर द हेड ऑफ द स्टेट। देन देयर वर ऑल्सो अदर मिनिस्टर्स, अलग अलग डिपार्टमेंट्स। जैसे आज मिनिस्ट्रीज होती हैं, दो इतनी ज़्यादा डिवाइडेड नहीं थी वो प्रॉपर रूप से, पावर डिवीजन इतना खास था नहीं, कहीं ना कहीं ग्रे जोन्स थे, लेकिन सारी अल्टीमेट जो पावर थी वो सुल्तान के हाथ में थी, जो डिसीजन मेकिंग पावर होती है। मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स को दीवान रियासत बोला जाता था, ये भी आपको याद रखना है। अगर दीवान है यानी कि मिनिस्टर, और उस मिनिस्ट्री को अगर आपको संबोधित करना है, इफ़ यू वांट टू एड्रेस दैट मिनिस्ट्री, द टर्मिनोलॉजी दैट वाज यूज वाज दीवानी। दीवानी यहाँ पर आई जो है वो डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री को शो कर देगा और दीवान खाली मिनिस्टर को। इसी तरीके से जो इस्लामिक
अफेयर्स होते थे, रिलीजियस अफेयर होते थे, शरीयत से डायरेक्टली जो लिंक होता था, उनके जो मिनिस्टर थे ऑफ दिस इस्लामिक रिचुअल्स, ऑफ दिस इस्लामिक फिलोसफीज़ एंड दी लॉ, उसको बोला जाता था मिनिस्टर ऑफ सदर उस सुदार। ये भी आपको याद रखना है। मिनिस्टर ऑफ लॉ को बोला जाता था काजी कजात, एंड डिफेंस मिनिस्टर को बोला जाता था दीवान अरीज़। और ये दीवान ई अगर हो जाएगा तो ये हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। इसी तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को बोला जाता था दीवानी इंशा। आपसे कई बार स्टेट पीसीएस में या फिर यूपीएससी मॉक टेस्ट सीरीज़ में आपको मैच द फॉलोइंग के तरीके से दे दिया जाएगा। यहाँ पर आपको मिनिस्ट्रीज़ या पर्टिकुलर कौन सा डिपार्टमेंट है उसका नाम दे दिया जाएगा, और दूसरे कॉलम में हेयर यू विल बी गिवन द नेम ऑफ दीज मिनिस्टर्स लाइक वज़ीर, दीवान रियासत, दीवान इंशा, दीवान अरीज़, काजी कज़ात, सदर और सदार, सुल्तान। तो आपको ये टर्मिनोलॉजी ज़रूर याद होनी चाहिए। स्पेशली सबसे बड़ी जो कन्फ्यूजन होती है वो वज़ीर और सुल्तान के बीच में होती है, विच आई हैव टोल्ड यू। द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत फॉलोड अ वेरी सिस्टमैटिक एंड वेल प्लान्ड एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो एडमिनिस्ट्रेशन था कम्प्लीटली शरीयत पर था, और इसमें मिनिस्टर्स को अलग अलग वर्क असाइन करे हुए थे, जैसे मैंने आपको बताया अभी। इसी में अगर हम एक एक करके बात करें तो सबसे पहले सुल्तान who was the head of the state and enjoyed unlimited powers in every sphere of state activity। ऐसा पावर डिवीजन नहीं देखने को मिलता था जहाँ पर प्रधानमंत्री को मेजॉरिटी चाहिए या गिलिटीन मेथड यूज़ करेंगे जैसे इंडियन पॉलिटी में होता है आज, लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव अलग अलग है, ऐसा नहीं था। सुल्तान के पास अल्टीमेट पावर थी कोई भी डिसीजन के प्रोसेस को हाँ या ना में बदलने की। सुल्तान के अंडर जो आप कह सकते हैं कि जो सबसे बड़ा नाम आता है सुल्तान के बाद, इट वाज द नेम ऑफ नायब। ये नायब तहसीलदार जो आप नाम सुनते हैं वो इसी वाले नायब से आया है, विच वाज बेसिकली अ सेकंड इन कमांड पोजीशन आफ्टर सुल्तान। कुछ केसेस में इक्विवेलेंट पोजीशन भी मानी जाती थी, बिकॉज सुल्तान जो थे वो अपने जो मैटर्स हैं स्टेट अफेयर्स के जितने भी मैटर्स हैं उनको कई बार कंसल्टेशन के लिए नायब के पास भी जाते थे। बेसिकली नायब वाज द सेकंड इन कमांड आफ्टर सुल्तान। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं इक्विवेलेंट पोजीशन भी रही है ये। उसी नाम से नायब से ही नायब तहसीलदार भी सामने आता है, जो कि आज आप देखते हैं। तो कुछ टर्म्स जो आज भी यूज़ होती हैं ग्रामीण इलाकों में गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जो पोस्ट्स हैं, उनका आज भी स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं दिल्ली सल्तनत से इंस्पायर्ड है, उनके नाम से इंस्पायर्ड है, और वो स्ट्रक्चर और हायरार्की आज भी कहीं ना कहीं फॉलो होती है। तो अब वो पोस्ट मॉडर्न डेमोक्रेटिक और कॉन्स्टिट्यूशनल बिहेवियर के साथ होती है, बट स्टिल नाम आज भी वही यूज़ होते हैं कहीं ना कहीं। देन द वज़ीर was basically the third in command, who was the prime minister of the state and headed the financial department। इन्हें वज़ीर आज़म भी बोला जाता है। Now the next one is दीवानी अरीज़। He was the head of the department of दीवानी। ये देखिए डिपार्टमेंट के लिए आपको याद रखना है दीवानी यूज़ होगा शब्द, और अगर मिनिस्टर है तो दीवान खाली। दीवानी अरीज़ एंड इन द कैपेसिटी वॉज द कंट्रोलर जनरल ऑफ द मिलिट्री डिपार्टमेंट। जितना भी डिफेंस और मिलिट्री से रिलेटेड जितना भी पार्ट आएगा, स्पेशली मिलिट्री का जितना भी पार्ट है, मिलिट्री अफेयर्स में कहाँ पर एक्सपेंशनिज्म को फॉलो करना है, वो दीवानी अरीज़ के अंडर रहता था सारा का सारा कंट्रोल। बट लास्ट जो मोहर लगेगी किसी भी चीज़ के ऊपर वो सुल्तान की लगेगी। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस हमेशा सुल्तान का ही होगा। इवन इफ़ दीवानी अरीज़ वांट्स कि मिलिट्री एक्सपेंशन हो, मिलिट्री को आगे भेजा जाए, बट अगर सुल्तान ने मना करा तो सुल्तान के कहने की वजह से दीवानी अरीज़ आगे एक्शन नहीं ले पाएंगे, तो आपको पता होना चाहिए। देन द नेक्स्ट टर्म इज़ दीवान रियासत। ही वॉज द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। और जितना भी आप देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत में जो मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में भी बताया, जितने भी जो सुल्तान थे उनका फॉरेन अफेयर किस तरीके से रहा है और कंट्रीज़ के साथ और नेबरिंग किंगडम्स के साथ, नॉट कंट्रीज़ बिकॉज कंट्री का कंसेप्ट काफ़ी नया है, नेबरिंग किंगडम्स के साथ, पावरफुल रूलर्स के साथ कैसे अलायंस को सेटअप करना है, मैरिटल अलायंस किस तरीके से होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, ये सारा डिपार्टमेंट को संभालने वाले जो मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स थे उन्हें बोला जाता था दीवान रियासत। ये काफ़ी सारी टर्मिनोलॉजीज़ इवन आप देखेंगे कि पाकिस्तान में भी या फिर जो इस्लामिक कंट्रीज है, स्पेशली जो इंडिया से जुड़े हुए हैं, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, स्पेशली पाकिस्तान के अंदर आज भी टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ होती हैं पोस्ट मॉडर्न के बाद भी, इवन व्हेन दे हैव लाइक अगर हम 1947 के बाद की बात करें तो। देन द नेक्स्ट वन इज़ सदार और सादर। ही वॉज द हेड ऑफ द रिलीजियस डिपार्टमेंट एंड हिज वर्क वॉज टू सेफगार्ड द इस्लामिक लॉज, जिससे शरीयत से बाहर कोई भी चीज़ ना जाए। और इसी बात के लिए
ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑफिस था यहाँ पर इस समय दिल्ली सल्तनत में, बिकॉज इस्लामिक लॉ को मानना, शरीयत को मानना और शरीयत से हटना नहीं, इन्फ्लुएंस होकर इंक्लाइन रहना उसकी तरफ, हटना नहीं, ये सारा इंपॉर्टेंट ऑफिस का जो काम है ये सदर और सदार के पास था। ही वॉज बेसिकली द हेड ऑफ द रिलीजियस डिपार्टमेंट। इनके पास बहुत पावर थी कि ये सुल्तान को भी काफ़ी इन्फ्लुएंस कर दें, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे पूरा जो राजतंत्र, जो स्टेट क्राफ्ट था, उसमें सबसे पावर स्ट्रक्चर जो खड़ा हुआ था वो इस्लामिक लॉज पर ही था। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट ऑफिस है, ये आपको ज़रूर याद रखना है। द नेक्स्ट वन इज़ आमिर मज़ल शाही। He was basically the minister who looked after the festivals of the state and made sure all the public conveyances and arrangements during the festive seasons. आज के ज़माने में अगर हम बात करें, इनका काम इवेंट मैनेजमेंट और इवेंट प्लानिंग जैसा था, दो नॉट बिल्कुल डायरेक्टली इवेंट मैनेजमेंट जैसा, बट जितने भी स्टेट के अंदर फेस्टिवल्स होते हैं, पब्लिक कन्वेंसेस होते हैं, अरेंजमेंट्स होते हैं, क्योंकि पहले राजाओं का निकलना, सुल्तानों का निकलना, कॉन्वॉयज़ का निकलना, इवेंट्स का होना, फेस्टिवल्स का होना वॉज अ वेरी बिग थिंग, और इसलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑफिस हो जाता है। ये भी आपको याद रखना है, आमिर मज़ल शाही। देन द नेक्स्ट ऑफिस इज दीवान इंशा। ही वॉज बेसिकली द मिनिस्टर हु लुक्ड आफ्टर द लोकल कॉरेस्पॉन्डेंस एंड ऑफ डिफरेंट ऑफिसेज। तो ये आप ग्रेड बी की अब समझ सकते हैं, जैसे आज के ज़माने में ग्रेड बी ऑफिसर्स होते हैं जो कि फर्दर जो लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट ऑफिसेज हैं, ग्रेड सी, ग्रुप डी, जितना भी नीचे की जो हायरार्किकल स्ट्रक्चर है या जो बीच में जो सुपरवाइजरी लेवल पर काम कर रहे हैं लोग, उनको देखना। इट वॉज डन बाय द मिनिस्टर, और ये जो ऑफिस का नाम था ये था दीवान इंशाही। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट द दिल्ली सल्तनत जो था वो काफ़ी छोटे छोटे पार्ट्स में बटा हुआ था। दिल्ली सल्तनत का अगर ऊपर का पार्ट के बारे में बात करें, इट वाज डिवाइडेड, इसमें जितना भी इनका पार्ट था इट वाज डिवाइडेड इनटू मेनी स्मॉल प्रोविंसेस, जो प्रोविंसेस फर्दर डिवाइड हो जाते हैं। बट ये जो प्रोविंसेस का जो डिवीजन होता था छोटे छोटे प्रोविंसेस में पूरी सल्तनत का, ये इनको इक्तास बोलते थे, और इसी से इक्तादारी सिस्टम भी आया। इक्तादारी वाज बेसिकली यूनिक टाइप ऑफ लैंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, और ये इल्तुतमिश यानी कि ममलुक डायनेस्टी का एक पार्ट था। इसको कहा जाता है कि मोहम्मद गौरी ने इसको पहले इंट्रोड्यूस किया, बट इल्तुतमिश ने इसमें रिफॉर्मेशन लाकर इसको एक बेजोड़ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म इसमें लाकर इस सिस्टम को और भी अच्छा कर दिया। एक बहुत बेहतरीन लैंड डिस्ट्रीब्यूशन और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था। अंडर दिस सिस्टम जो पूरा का पूरा एम्पायर था उसे पहले छोटे छोटे बड़े और छोटे लैंड के पार्ट्स में बांट दिया गया, एंड फर्दर इनको इक्तास बोला जाने लगा। इन लैंड के जो पार्ट्स थे, वेदर दे वर लार्ज और वेदर दे वर स्मॉल, एंड दीज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड वर कॉल्ड इक्तास। और फर्दर ये जो इक्तास थे, जिससे कि एडमिनिस्ट्रेशन फ्लॉलेस रहे और रेवेन्यू कलेक्शन बहुत ईजी रहे, इन इक्तास को डिवाइड कर दिया गया, असाइन कर दिया गया टू वेरियस नोबल्स, ऑफिसर्स एंड सोल्जर्स फॉर द पर्पस ऑफ ईजी टैक्स कलेक्शन, जिससे रेवेन्यू कलेक्शन आसान हो जाए। आप देखेंगे कि पहले जो सोल्जर्स थे या जो ऑफिशियल्स थे या जो नोबल्स थे उनको असाइन किया गया। बाद में ममलुक डायनेस्टी के बाद इन इक्तास को हिरार्किकल बना दिया गया। ऐसा नहीं था कि केवल कुछ ही नोबल्स या कुछ ही सोल्जर्स के हाथ में होगा और फिर बाद में बदल दिया जाएगा, ट्रांसफरेबल होंगे। बाद में इनको नॉन ट्रांसफरेबल करा गया, लेकिन ममलुक डायनेस्टी में यानी कि स्लेव डायनेस्टी के समय में, इल्तुतमिश के टाइम पर, इक्तास वर ट्रांसफरेबल। दैट इज़ द होल्डर्स ऑफ इक्तास, इक्तादार जो होते थे उनसे इक्तादारी जो थी वो ले ली जाती थी एक ऑलमोस्ट 3 to 4 ईयर्स में, 3 से 4 साल में, एक पर्टिकुलर जगह से दूसरी जगह पर। इसको आप समझ सकते हैं जैसे ट्रांसफरेंस होता है, जैसे कि एक जगह पर पावर इकट्ठी ना हो और फेडेटरीज के हाथ में या नोबल्स के हाथ में इतनी ज़्यादा पावर ना आए कि वो फर्दर रेबेलियस हो जाएं। द होल्डर्स ऑफ स्मॉल इक्तास वर ऑल्सो इंडिविजुअल ट्रूपर्स, यानी कि सोल्जर्स भी होते थे, बट इनके पास कोई एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती थी, इनको केवल असाइन किए जाते थे ये छोटे इक्तास। सो इन 1206 AD मोहम्मद गौरी ने पहली बार इसको इंट्रोड्यूस किया, लेकिन इल्तुतमिश ने इसको इंस्टीट्यूशनल फॉर्म दिया, इसमें रिफॉर्मेशन लाया और इसको एक बहुत बेहतरीन और पावरफुल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बना दिया, इक्तादारी सिस्टम को। बट आप देखेंगे कि पहले इनिशियली जो इक्तास थे एक रेवेन्यू यील्डिंग पीस ऑफ लैंड था, जिससे कि विच वॉज असाइंड इन लिeu ऑफ सैलरी। बट फिरोज शाह तुगलक के रेंज तक आते आते 1351 AD तक, ऑलमोस्ट अराउंड 100-150 साल बाद, इक्ता सिस्टम ट्रांसफरेबल से
हेरिडिटरी बन जाता है, जिसकी वजह से इसके अंदर काफ़ी मैल फंक्शनिंग आने लग जाती है, एडमिनिस्ट्रेटिव मैल फंक्शनिंग आने लग जाती है, करप्शन बहुत ज़्यादा दिखने को मिल जाता है। और इससे तुगलक डायनेस्टी में एकता सिस्टम अच्छे से काम नहीं कर पाया, बिकॉज फिरोज शाह तुगलक ने इसको हेरिडिटरी कर दिया। ना एज फार एज लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वाज कंसर्न, देखिए लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जैसे आज है, लोकल गवर्नमेंट अलग है, एमसीडी, पंचायती राज, इतना जो डिवीजन ऑफ पावर है, स्टेट गवर्नमेंट अलग है, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग है, ऐसा पहले नहीं था। दिल्ली सल्तनत में लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब था कि बहुत बेसिक और ट्रेडिशनल सिस्टम था, अनडिफाइंड था, वेग था काफ़ी, कोई पर्टिकुलर डिवीजन ऑफ पावर नहीं था। मेन जो फंक्शंस थे वो था लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, रेबेलियस फेडेटरीज को रोकना, लोगों को ज़मींदारों के ऑपरेशन से बचाना, और किसी भी तरीके का अगर मिलिट्री माइट का यूज़ करना पड़े तो वहाँ पर उसको भी यूज़ करना। तो बेसिकली लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वाज नॉट वेल डिफाइंड इनफ लाइक दिस सेंट्रल वन, जहाँ पर ऑफिसेज डिफाइन थे, कौन से जो पर्टिकुलर ऑफिसेज हैं, मिनिस्ट्रीज हैं, वो कौन कौन संभालेगा, इतने डेफिनेशन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में देखने को नहीं मिलती थी। बट मेजर फंक्शन जो थे वो यही था कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, ज़मींदारों के ऑपरेशन से लोगों को बचाना है, रेवेन्यू कलेक्शन प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, और अगर मिलिट्री माइट का कहीं यूज़ करना पड़े तो मिलिट्री माइट का भी यूज़ करना लाजमी हो। और ये जो पर्टिकुलर प्रोविंसेस होते थे जो इकता से उनको फर्दर डिवाइड कर दिया गया था शिक्स में, और शिक्स को फर्दर डिवाइड कर दिया गया था परगना में। और परगना के जो टर्मिनोलॉजी है स्पेशली नॉर्दर्न पार्ट्स में, यूपी और मध्य प्रदेश और हरियाणा वाले पार्ट में आपको, स्पेशली यूपी और बिहार वाले रीजन में, वेस्टर्न और ईस्टर्न यूपी और बिहार में आपको परगना नाम से काफ़ी बार संबोधन देखा जाएगा। स्पेशली प्रोविंसेस जो छोटे छोटे पार्ट होते हैं, जैसे 100 परगना, 50 परगना, ये परगनास वॉज बेसिकली प्रोविंसेस के छोटे छोटे पार्ट। प्रोविंसेस वर फर्दर डिवाइडेड, जिनको इकतास बोलते थे शिक्स में, और शिक्स को डिवाइड कर दिया गया परगनाज में। अब परगनाज में भी डिफरेंट ऑफिशियल्स होते थे, जिनमें सबसे पहले आते हैं अमिल। ही वॉज बेसिकली द ऑफिसर हु यूज्ड टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू एंड अदर टैक्सेस। सेकेंड इन कमांड में मुशरीफ। थर्ड में अगर हम बात करें तो होते थे हजमदार्स, जो कि फाइनेंसेस को कंट्रोल करते थे। जैसे आज ऑडिटरी फंक्शन होता है ट्रेजरर्स का, सेम फंक्शन हजमदार्स का होता था। देन काजी, जो कि बेसिकली सिविल ऑफिशियल्स होते थे, यूज टू मेंटेन ऑल दी डेवलपमेंटल रिकॉर्ड्स। और ये डेवलपमेंटल रिकॉर्ड्स का काम बहुत ही टीडियस होता था, डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर होनी चाहिए थी, इसलिए काजी का ऑफिस जो है, दिस पार्ट इट वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटीग्रल पार्ट, स्पेशली अगर हम बात करें बिल्कुल लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे नीचे के पद पर। फिर शिकदार आ जाते हैं, जो कि क्रिमिनल ऑफिशियल होते थे, लॉ मेकर्स होते थे। जितने भी क्रिमिनल एक्टिविटी, रेबेलियस एक्टिविटी अगर होती थी, कहीं म्यूटिनी हो गई है, तो शिकदार्स का बहुत बड़ा रोल होता था। आप इसमें काफ़ी सारी ऐसी टर्म्स भी देखेंगे जो इवन आज भी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में यूज़ होती हैं, जैसे कि कोतवाल, जैसे कोतवाली भी कहा जाता है। कोतवाल का जो ऑफिस था अंडर दिल्ली सल्तनत, इट वॉज द पुलिस हेड अंडर शिकदार। जो शिकदार थे क्रिमिनल ऑफिशियल एंड लॉ मेकर्स, उनके अंडर कोतवाल आते थे। देन फौजदार, जैसे कहते हैं कि फौजदारी, ये शब्द जो है ये फौजदार शब्द से ही लिया गया है, जो कि दिल्ली सल्तनत में लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में यूज़ किया जाता था। इट इज़ बेसिकली मिलिट्री ऑफिशियल इन चार्ज ऑफ फोर्ट अलॉन्ग विद देयर एडजॉइनिंग टेरिटरीज। जो फोर्ट्स को रखा जाता था, जो फोर्टिफिकेशन का जो पूरा प्रोसेस है डिफेंस को बढ़ाए रखने के लिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑफिस है, आपसे कई बार पूछ लेते हैं। आपको टर्मिनोलॉजी दे दी जाएगी कि फौजदार क्या है, और आपको उनके फंक्शंस फर्दर दे दिए जाएंगे, आपको मैच करना पड़ेगा। इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। देन द नेक्स्ट वन इज, द नेक्स्ट ऑफिस इज अमीन। दीज वर ऑफिसर्स इन चार्ज ऑफ मेजरिंग लैंड एंड एलोकेटिंग देयर यूसेज। देन कनांगो, who maintained previous records of produce and assessment। इस प्रोड्यूस में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का पार्ट आएगा। एंड देन पटवारी, जिसके जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ऑफिस था, ही वॉज बेसिकली द विलेज रिकॉर्ड कीपर। ये ऑफिस आज भी आपको यूपी वाले एरिया में, स्पेशली नॉर्दर्न बेल्ट में देखने को डेफिनेटली मिलेगा, पटवारी। सो बेसिकली दिस इज़ हाउ दी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन यूज टू फंक्शन। ये पूरे ऑफिशियल्स हैं सारे, जितने भी ऑफिस में डिवाइडेड था ये। Hence we can also decipher that the establishment and expansion of Delhi सल्तनत की वजह से हुआ ये कि एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बना जो कि काफ़ी पावरफुल था और एफिशिएंट भी था। दिल्ली सुल्तान्स ने अपने पूरे जेनिथ पर मदुरई तक भी अपनी अथॉरिटी को एक्सटेंड किया, एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी को लगाया। और आज भी अगर आप उनके एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटीज़ को देखेंगे तो उस समय के हिसाब से ऑफिस का होना, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में ऑफिस का होना, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर मिनिस्ट्रीज़ का होना एक बहुत बड़ी बात है। उसी के कुछ पार्ट्स को हमने आज भी इंस्पायर होकर आप देखेंगे कि इवन विलेज
एडमिनिस्ट्रेशन में आज भी इस तरीके की पोस्ट्स और ये नाम आज भी यूज़ होते हैं. Although the Delhi Sultanate had disintegrated, their administrative system made a powerful impact on the Indian provincial kingdoms. और फर्दर दिल्ली सुल्तान्स के बाद जब मुग़ल सिस्टम आता है उसके अंदर भी हमें सिमिलर पैटर्न देखने को मिलता है जो कि आगे और एफिशिएंट हो जाता है औरंगज़ेब के टाइम तक आते हुए. So basically this was all for today. Like the video and subscribe the channel. Unacademy, let's crack it.